Alright, our recording has been started और let's start. सबसे पहले तो मैंने आपको बाकी सारा तारुफ वेब डेवलपमेंट होती क्या है, क्यों चाहिए, क्या-क्या इसके स्कोप, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचर में, क्या-क्या आप कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। तो ये सारे काम मैं सैटरडे वाले दिन अपने हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन हुआ था उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम डे वन। मेरी ये कोशिश होगी एज यूजुअल, हमेशा से ये कोशिश होती है कि जो भी बैच हो उसमें जो ऑडियंस हो, आई बिलीव कि आप में से कुछ लोग होंगे जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं होगा, आई मीन दे विल बी एट जीरो। कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ा बहुत हाउ नो होगा, कुछ लोग होंगे जो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, और आई बिलीव कि एडवांस कोई भी नहीं होगा, बिकॉज अगर आप एडवांस होते तो आप इस कोर्स को ज्वाइन ना करते। ठीक है, तो अगर जो लोग जिनको थोड़ा बहुत ऑलरेडी हाउ नो है, यानी वो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो दे विल होल्ड ऑन फॉर फर्स्ट कपल ऑफ डेज, 3 to 4 days और फर्स्ट वीक एटलीस्ट। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, यानी मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। दो कि अगर आपको कुछ आता है तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन आप उसको होल्ड करेंगे और आप मेरे साथ कम से कम एक हफ्ते तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और एक हफ्ते के बाद हम होपफुली के सारे एक लेवल पे आएंगे। सो द टारगेट इज कि आप सबको एक लेवल पे लाके फिर हम वहां से स्टेप अप करें। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो। आपके पास कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंटरप्ट कर सकते हैं और वो सवाल पूछ सकते हैं, होपफुली आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। दूसरी बात ये कि मैंने रिकॉर्डिंग आपके सामने स्टार्ट कर दी है, सारे लेक्चर्स जो हैं वो इसी तरह रिकॉर्डेड होंगे। आप इन लेक्चर्स को घर बैठ के देख सकते हैं अगर, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लेक्चर प्रोवाइड करने का भी मकसद यही है कि आप घर बैठ के जो काम दिया जाए उसकी एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। और 3 महीने बाद अगर आप सिर्फ और कुछ भी ना करें, जितना डेली का काम यहाँ से दिया जाए और वीकली बेसिस पे जो टास्क दिए जाए उन्हीं को परफॉर्म करते रहें, तो इनशाला आई गारंटी के 3 महीने बाद इनशाला आप प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनेंगे। बिगिनर नहीं होंगे आप, जॉब रेडी प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगेन शर्त यह है कि आप अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क जो है वो एक्स्ट्रा पुट इन करें। एनीवेज जी, लेट्स स्ट्रेट अवे जंप इनटू द कोडिंग। जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे हम सबसे पहले उसका तारुफ दे देते हैं। टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे बेसिकली। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML के साथ। सो ओवरऑल हमारा जो कोर्स का एजेंडा उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और अगर टाइम मिला तो एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कह लें उसको, टेलविंड CSS, अगर आपने सुना हो तो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन टेलविंड CSS इस कोर्स का पार्ट नहीं है, दिस इज द फर्स्ट वन जिसमें मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ, क्योंकि आप मार्केट में जॉब करने जाते हैं तो अक्सर की डिमांड होती है जी कि आपको टेलविंड भी आनी चाहिए। तो अगर आपको CSS आ जाएगी तो टेलविंड को इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बता दूंगा कि क्या होती है, तो हम टेलविंड भी पढ़ेंगे। सो टेक्नोलॉजीज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, टेलविंड और बूटस्ट्रैप CSS बेस्ड फ्रेमवर्क, ये सारी चीजों को मिला के हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे। ठीक है, सो उसके लिए ये तो होगी जो मैंने नाम लिए, इनको कहते हैं हम टेक्नोलॉजीज जो हम कवर करेंगे। अब टूल्स, टूल का मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कह लें, ये जो सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके जिस पे कोडिंग लिखना शुरू करेंगे। टूल्स की कोई रिस्ट्रिक्शन किसी को नहीं है, आपकी अपनी प्रेफरेंस का कोई भी टूल हो सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करें। ठीक है, वैसे आप बहुत सारे मार्केट में टूल है, सिंपल नोटपैड भी अगर आपके सिस्टम में चलता है ना। दूसरी बात, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं जी इस कोर्स को करने के लिए सिस्टम कौन सा चाहिए, कुछ भी नहीं। जो सिस्टम आपका सिंपल कोई ऑडियो वीडियो चला सकता है, जो नॉर्मल सिस्टम, कोई कोर टू डू नहीं, कोई कोर i3 5 नहीं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको, हाँ जितना अच्छा सिस्टम हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उसकी कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के लिए कोई 30 40 50 हजार खर्च करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से सिस्टम पे चल जाता है। सो नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगेन ये VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड गूगल पे लिखेंगे। ये जो टूल है ये वेरी लाइट वेट है, इसको चलने के लिए भी किसी हैवी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं जो टूल यूज करूंगा वो विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैंने आपके सामने गूगल पे लिखा VS कोड, VS का कंप्लीट है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, बहुत अच्छा है, बहुत रिच एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है। तो मैंने सिंपली यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज, अगर किसी के पास मैक है तो वो मैक के लिए करेगा, डाउनलोड्स फॉर विंडो करूंगा तो ये जैसे कोई भी एक्जी, किसी भी सॉफ्टवेयर का सेटअप डाउनलोड हो जाता है तो ये आपको एक एक्जी फाइल देगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसलिए इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया। जब आप डाउनलोड कर चुकेंगे तो आपके पास एक्जी फाइल आएगी, एक्जी का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, आप उसे डबल क्लिक करके सेटअप को रन करेंगे। तो जिस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आप नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक चीज याद रखनी है, वो जो इंस्टॉलेशन विजार्ड चलता है ना, वो आखिरी स्टेप में आपको कुछ चेक बॉक्स में ऑप्शंस दिखाएगा, आप उन सारे चेक बॉक्सेस को चेक कर देंगे। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि इंस्टॉलेशन के बाद जब आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक एरिया पे,
तो आपको यहाँ दिख जाएगा ओपन विद कोड। अगर वो आखिरी स्टेप में चेक बॉक्सेस को चेक नहीं करेंगे तो ये दिखेगा नहीं। उसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन दिस वुड बिकम मच इजियर। तो मैं चूंकि यही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। एनीवेज जी, मैंने टूल के बारे में बता दिया कि हम फिलहाल सिर्फ एक टूल यूज करेंगे विच इज VS कोड, और जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे वो भी बता दिया, HTML। और स्टार्ट में करूंगा किससे? HTML से करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला काम आपको ये करना है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, ऑब्वियसली वेब में आप बार बार प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएं, आप एक नया फोल्डर बनाएं और उस नए फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। तो मैं आप चाहे डेस्कटॉप पे बना लें, चाहे कहीं भी बना लें, तो चूंकि डेस्कटॉप से अक्सर फाइल्स रिमूव होने का खतरा भी होता है, तो मैं ई ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ। Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ जी वेब। एंड आप इसे कह लें, ये 2023 का फरवरी है मेरे ख्याल में, 2023 का सेकंड बैच है, तो मैं इसे वेब 23 2 कर देता हूँ। गॉट इट? यानी 23 फॉर, मैं ये नंबर मेरी कन्वेंशन है, आप जो मर्जी दे सकते हैं, आप सिर्फ वेब नाम दे दें, क्योंकि यहाँ हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं, मैं इसलिए कन्वेंशन। नए फोल्डर बनने के बाद इसी पे राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आप ओपन विद कोड, और आप ओपन विद कोड करेंगे तो सिर्फ वही फोल्डर जिसको मैंने अभी क्रिएट किया था, वो फोल्डर मेरा यहाँ क्रिएट यानी यहाँ ओपन हो गया VS कोड में, जो वेब 2322। ये 23 ईयर, 2 का मतलब फेब, और जो 2 है उसका मतलब सेकंड बैच, तो 23 का सेकंड बैच जो है वो आपका है। सो फर्स्ट टाइम आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन आएगी। आप इसे चाहते हैं अगर कि फ्यूचर में ना आपके सामने शो, तो आप इसे अनचेक कर दें और इसे क्लोज कर दें, अदरवाइज वैसे ही आप इसे क्लोज कर दें। सो आई हैव ओपनड अ ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक विजुअल स्टूडियो कोड विंडो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड पे है ना, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे वो आपको यहाँ नजर आएंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ से कोलैप्स भी कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपैंड भी कर सकते हैं, यानी टॉगल कर सकते हैं। इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो कोलैप्स होगा, एक्सपैंड होगा। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट की फाइल्स और फोल्डर्स में। यहाँ अभी हम न पढ़ेंगे, गालिबन कुछ पहले महीने तक तो इसको नहीं छेड़ेंगे। वैसे इसको कहते हैं सोर्स कंट्रोल। जब आप गिट या गिटहब के साथ अपने कोड को पुश या सिंक करना चाहें तो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। डिबगिंग के लिए टैब यूज होता है, हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। और कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड करके जब हम कोई एक्सटेंशन यूज करेंगे तो तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हमारा इसके साथ भी काम नहीं है। अभी जो हमारा काम होगा वो सिर्फ किसके साथ होगा? ये फर्स्ट वाले बटन के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोरर कहते हैं। आप इसको कोलैप्स या एक्सपेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड ऑन द राइट साइड फॉर वर्किंग पर्पसेस। अभी कोई फाइल नहीं है। सबसे पहले जो आपको एक फाइल चाहिए HTML में काम करने के लिए तो आप यहाँ से जाके ये 3 आइकन या 4 आइकन यहाँ शो हो रहे हैं। पहला आइकन है, अगर आप इस पर थोड़ी देर होवर किए रखेंगे तो आपको कहेगा नई फाइल। दूसरा है जिससे आप नया फोल्डर बना सकेंगे। मेरे ख्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको फाइल और फोल्डर में फर्क ना पता हो। ठीक है, तीसरा जो आइकन है ये रिफ्रेश करने के लिए, अगर आपने यहाँ पे कोई चेंज आपने की है और कोई फाइल डिलीट की है या ऐड की है और वो उसकी रिफ्लेक्शन नीचे नहीं आ रही या फाइल नजर नहीं आ रही, तो आप रिफ्रेश करके एक दफा चेक कर लें। और चौथा है कोलैप्स। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स का ट्री है तो फाइल्स को आप कोलैप्स या एक्सपेंड करना चाहें तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं, यानी वो जब मल्टीपल फाइल्स होंगी तब ये काम करेगा। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कोई काम नहीं करेगा, इस पर क्लिक करूंगा तो कोई काम नहीं करेगा। जब वहां पे फाइल्स या फोल्डर्स होंगे तब ये बटन काम करेंगे। एनीवेज, मैं यहाँ सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा, और फाइल बनाने के लिए मैं इस फोल्डर पे भी क्लिक कर सकता हूँ, सॉरी इस फाइल के आइकन पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन देगा न्यू फाइल, और यहाँ न्यू फोल्डर भी बना सकता हूँ और बहुत सारे और काम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ और इस फाइल को नाम दे देता हूँ index.html। हमने जब भी कोई नई फाइल बनानी है तो आपको पता है फाइल नीड्स अ नेम, तो फाइल को कोई नाम देंगे। तो अब आपको क्या पता कि क्या नाम दें, तो आप कोशिश करेंगे जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में पहली फाइल बनाए ना उसको नाम हमेशा इंडेक्स दें। इसकी एक रॉकेट साइंस है, इसकी लॉजिक है कि क्यों इंडेक्स दें, क्योंकि सर्वर जब हम ये वेबसाइट कहीं डिप्लॉय करते हैं तो सर्वर जिस फाइल को ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है रूट फोल्डर में, इंडेक्स ये उसका नाम होना चाहिए। बहरहाल आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आप पहली फाइल को क्या नाम दें? इंडेक्स। अगली बात यह है कि फाइल की जो एक्सटेंशन है दैट मस्ट ऑलवेज बी .html। आप कहेंगे जी .html क्यों? आपको पता है कि फाइल्स जितनी भी हम सिस्टम में बनाते हैं ना, हर फाइल की कोई ना कोई टाइप होती है। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर कोई वर्ड की फाइल क्रिएट की है तो वर्ड की फाइल की रिकॉग्निशन के लिए उसकी एक्सटेंशन यूज होती है, यानी .docx डॉक्स। अगर किसी ने एक्सेल की फाइल बनाई है तो .xlsx
किसी ने पावर पॉइंट की बनाई है तो PPTX, किसी ने डेटाबेस की बनाई है तो ACCDB वगैरह वगैरह। तो किसी ने वीडियो फाइल बनाई है, जैसे कोई मूवी या सॉन्ग या कोई नात वगैरह सुनते हैं तो वीडियो फाइल की आप, अगर मैं आपको कहूँ कि जी MP4 फाइल, तो MP4 का नाम सुन के आपके जहन में क्या आ जाएगा? ये कोई वीडियो फाइल है। अगर मैं कहूँ जी मुझे MP3 फाइल चाहिए, तो आप नाम सुन के क्या आ जाएगा? एक्सटेंशंस क्या करती हैं? फाइल की टाइप बताती हैं कि ये किस टाइप की फाइल है। बिल्कुल उसी तरह किसी भी फाइल के एंड पे डॉट के बाद HTML लगा हो तो इसका मतलब है ये फाइल कौन सी होगी? HTML की फाइल। और HTML की फाइल से भी ज्यादा, HTML तो टेक्निकल बंदे को पता ना क्या होता है, नॉन टेक्निकल बंदे के लिए क्या कहेंगे कि वो फाइल है जो हमेशा ब्राउजर में खुलती है, यानी वेब फाइल कह लें या वेब पेज कह लें। वेब पेज हमेशा किस में खुलता है? ब्राउजर में खुलता है। और ब्राउजर की आपको पता है मुख्तलिफ टाइप्स होती है। क्रोम एक ब्राउजर की टाइप, ये मुख्तलिफ वेंडर्स है, मुख्तलिफ कंपनीज है, हर कंपनी ने अपने अपने ब्राउजर्स लॉन्च किए हुए। फायरफॉक्स है, मोजिला है, आपकी ओपरा मिनी है, सफारी है, नेटस्केप सफारी है और क्रोम है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में 76 टू 80% जो मार्केट शेयर है वो किसके पास है? क्रोम के पास है। तो हम इसलिए ज्यादातर किसको यूज करते हैं? इनफैक्ट आप भी लोग नोइंगली या अननोइंगली किसको यूज कर रहे होते हैं? गूगल, और गूगल के क्रोम को यूज कर रहे होते हैं फॉर इंटरनेट सर्फिंग या वेब ब्राउजिंग। ठीक है, सो एनीवेज मैंने ओपन किया जी index.html और मैंने ये लिखकर एंटर प्रेस कर दिया। तो इसका मतलब है कि आप क्या सीख रहे हैं? वेब डेवलपमेंट। तो आप जितनी भी फाइल्स क्रिएट करेंगे उनमें से ज्यादातर की एक्सटेंशन आप दो में से एक देंगे, या आप .css देंगे या आप .html देंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि आप .jsp एक्सटेंशन देंगे जावास्क्रिप्ट में। लेकिन ज्यादातर आप वेब डेवलपमेंट में फाइल्स क्रिएट करेंगे तो, और अभी तक जितना काम हमने पढ़ा है पहले फ्यू डेज में, तो आप CSS एक्सटेंशन भी किसी को नहीं देंगे, आप सिर्फ किसको देंगे? HTML। तो HTML की फाइल जो है वो हमेशा, अच्छा जब मैं ये फाइल क्रिएट कर दी तो आप इसको राइट क्लिक करें ना, तो आपके पास ये तीसरा ऑप्शन आएगा, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ये इस विंडो को या इस पैनल को मैंने क्या नाम दिया है? एक्सप्लोरर। पूरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। यानी जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट की जितनी फाइल्स होंगी वो इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में मिलेंगी, आपको इस पैनल में मिलेंगी, इस पैन में मिलेंगी, जिसको हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहते हैं। अगर मैं इसे राइट क्लिक करूं तो ये कह रहा है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। आपको पता है जब आप विंडो से कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो ये आपके पास ये जो ओपन हो जाती है विंडो, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। इसको क्या कहते हैं? ये फाइल एक्सप्लोरर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके राइट साइड पे आप पूरे सिस्टम में नेविगेट करके अपनी मर्जी की फाइल को कहीं से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर का मतलब ढूंढना। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। और इसकी शॉर्टकट की गई है विंडो ई। तो ये फाइल एक्सप्लोरर है। अब अगर मैं यहां पे जाऊं और यहां से राइट क्लिक करके, यानी मैं ये देखना चाहता हूं कि ये index.html की फाइल सेव कहां पे हुई, तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहां से जाऊंगा, ये क्या लिखा हुआ है? रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो अब पता लग गया ना कि ये एक्सप्लोरर कौन सा है? दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। एंड फाइल एक्सप्लोरर का मतलब ये मुझे जिस जगह पे वो फाइल सेव हुई है वो ओपन करके दिखाएगा। तो मैंने यही सेव की थी ना, लोकल डिस्क ई में जाके वेब और इस फोल्डर के अंदर। तो अब देखें ये जो आइकन बन गया है, ये आइकन देख के शक्ल से क्या लग रहा है कि क्रोम में खुलेगा। अच्छा आप जब बनाएंगे ना तो ये जरूरी नहीं है कि ये आइकन क्रोम वाला बने। हो सकता है कि आपके केस में ये आइकन इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला खुले, हो सकता है आपके सिस्टम में ये आइकन मोजिला फायरफॉक्स में जैसी शक्ल बना ले, हो सकता है कि यानी इस आइकन की शक्ल आपके सिस्टम में मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है किस पे कि आपके सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है। जब आप अपने सिस्टम में वेब ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं ना, तो अगर आपने कभी पहले फील किया हो या ना किया हो, पहली दफा जब ब्राउजर खोलते हैं तो टॉप पे एक बार आ जाती है, वो कहते हैं जी सेट दिस ब्राउजर एज योर डिफॉल्ट ब्राउजर। तो मे बी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर अगर फायरफॉक्स होगा तो ये इसकी शक्ल कैसी होगी? फायरफॉक्स की होगी। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा तो ये सारी चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8-10 सालों में कि बाद लोग हम बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस कर देते हैं तो लोग इन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, यार उन्होंने तो कुछ हो रहा है, मेरा कुछ हो रहा है। तो मैं इसलिए सारी चीजों को वॉश आउट करता जा रहा हूँ कि आपके जहन में कंफ्यूजन है। तो अगर आपके सिस्टम में आइकन डिफरेंट हो तो उसका कोई मतलब नहीं है सिवाय एक के कि भाई आपका डिफॉल्ट ब्राउजर कोई और है। मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? और आप ये डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको आपके सिस्टम में ये आइकन फायरफॉक्स का शो हो रहा है तो आप कैसे इसे क्रोम पे ला सकते हैं? राइट क्लिक करें, ओपन विद पे जाएं और यहाँ पे इस लिस्ट में देख लें, क्रोम भी आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आ रहा है, एज भी आ रहा है, VS कोड भी आ रहा है। मे बी आपके इधर ओपन विद में कुछ भी ना आए तो फिर आप क्या करें? चूज अनदर ऐप और फिर यहां से आपको
वो अपनी मर्जी का एक्सप्लोरर ओपन करें। इसको क्लिक करेंगे तो ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन .html फाइल। तो जिस ब्राउजर को एक्सप्लेन करेंगे अगर मैं ये कर दूं और साथ में इसको चेक करके ओके कर दूं तो फिर ये आइकन किस में बदल जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर में। फिर जब भी मैं HTML की कोई फाइल बनाऊंगा वो किस में ओपन होगी? इंटरनेट एक्सप्लोरर में। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई हैव टू कीप इट इन द। अब यहां पे ये फाइल जब मैं क्रिएट करता हूं और एंटर करता हूं तो ये फाइल ओपन हो जाती है यहां पे। इसको मैं क्लोज कर दूं, क्लोज होगी, दोबारा इस पर क्लिक कर दूं तो ये ओपन हो जाएगी। अब जब ये ओपन हो जाएगी तो इसमें मैंने कुछ अभी लिखा नहीं है। जब मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो कहां पे आएगा? जब मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो आउटपुट मुझे कहां नजर आएगा? ब्राउजर पे नजर आएगा। तो दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स है वो कहां खुलती है? ब्राउजर में खुलती है। तो हमारे को हमने अपनी पहली वेबसाइट बना ली, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है बट हमने वेबसाइट बना ली है, ठीक है। सो हमारी वेबसाइट भी किधर ओपन हुई है? बेसिकली ब्राउजर में ओपन हुई है। अब हमने करना है जी, यहाँ पे जाके जो जो काम यहाँ करते जाएंगे, यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं तो ये कहाँ, इसे चेक करने के लिए मुझे वापस ब्राउजर ओपन करना है और इसको रिफ्रेश करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक। तो पहली वेबसाइट हमने बना ली जिसमें हमने ये कोई भी डमी टेक्स्ट लिख दिया तो हमें आउटपुट में भी। अभी तक आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम जो कुछ भी HTML की फाइल में लिखेंगे उसका आउटपुट कहाँ देखना है और कैसे देखना है, ठीक है। अब आती है जी, अभी आप फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल बनाई, मैं दोबारा बदल दूं, इसको मैंने ओपन किया तो इस फाइल में जो कुछ भी लिखेंगे ना वो आपको कोडिंग में यहाँ शो होगा, लेकिन आपने इसका आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए मैं दोबारा शुरू से कर देता हूँ। आउटपुट देखने के लिए पहले तो आपने इस फाइल को ब्राउजर में ओपन करना है। यानी ये जो एक फाइल बनती है ना ये दो मॉड्स में ओपन होती है। एक इसका रनिंग मोड होता है और एक इसका एडिटिंग मोड होता है। गॉट इट? अभी ये फाइल किस मोड में ओपन हुई है? एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड का मतलब है आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब इस फाइल को हमने किस मोड में ओपन करना है? रनिंग मोड में। रनिंग मोड में क्या करता है? आउटपुट दिखाता है। उसके लिए आपने यहां जाना है ब्लैंक एरिया पे और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। वैसे इसकी लाइव एक्सटेंशन भी होती है ओपन इन लाइव सर्वर, यानी अगर आप इस पे राइट क्लिक करें ना तो ये एक और चीज भी ओपन विद लाइव सर्वर, लेकिन ये आगे चल के बताऊंगा। आप इसे करेंगे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर तो वो फाइल जहां सेव हुई हुई है वो वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप, अच्छा एक और चीज, मैंने यहां क्लिक किया तो वो फोल्डर ओपन हुआ, यानी वो पूरी ड्राइव ओपन हुई जिसमें वो फोल्डर क्रिएट हुआ था। अगर मैं इस फाइल के ऊपर रख के क्लिक करूंगा तो वो जिस फोल्डर के अंदर फाइल है वो सेव वो ओपन होगी। ये बात पता लगी है? तो आपने क्या करना है, दोनों चॉइसेस हैं। यहाँ पे इस फाइल को अगर देखना है ना तो इस पे राइट क्लिक करें और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। अब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये रनिंग मोड में ओपन होगी ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे जो चीज होगी दैट विल बी द आउटपुट। अब आपको वन टाइम ओपन करनी है। अब हर दफा आपको क्या करना है, यहाँ कुछ भी चेंज करें, कंट्रोल S से सेव करें। अच्छा देखें, लोगों ने ना, आप यकीन नहीं करेंगे, या कुछ लोग शायद अभी बोर हो रहे हो और मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हो, यार सीधे वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, ये तो बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं। ऐसा हुआ है कि वेब डेवलपमेंट के मिड जर्नी में पहुंच के कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ मुझे आउटपुट पे दिख ही नहीं रही। अच्छा, यहाँ वो बेशुमार लगे होते हैं चेंजेस करके पूरा पूरा प्रोजेक्ट बना के यहाँ रिफ्रेश कर रहे हो, यार यार हो ही नहीं रहा कुछ, इधर मैं फिर चेंज कर रहा हूँ, इधर हो ही कुछ नहीं रहा। तो इसलिए मैं यहाँ बताना इसको मकसूद समझ रहा हूँ कि जब तक आप ये देखें ना, ये टॉप पे डॉट आ रहा है, नजर आ रहा है डॉट, इसका मतलब है ये फाइल सेव नहीं है। और जब तक ये फाइल सेव नहीं है तब तक इसकी चेंजेस वहां रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। क्लियर? अब देखिएगा, मैंने इसे कंट्रोल S किया, वो डॉट चला गया। डॉट चला गया तो इसका मतलब ये फाइल क्या होगी, ये सेव होगी। दोबारा आप, अब आगे आप यहाँ पे, अब आ गई चेंजेस। अब मजीद आप चेंज कर लें, वो डॉट दोबारा आ गया। अब जब दोबारा आ गया तो यहाँ भी इंडिकेशन है एक लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ चेंज हुआ है, ठीक। मैंने सेव किया, वहां से एक भी हट गया और यहाँ से डॉट भी हट गया, इसका मतलब अब ये फाइल सेव्ड है। और अब जाके रिफ्रेश करेंगे, बोर तो नहीं हो रहे, बहुत नीचे तो नहीं चला गया, ठीक है। आई बिलीव कुछ ना कुछ नया सीखेंगे जरूर, लेकिन मैंने आपको पहले माजरत की है कि यार एक आध 2 दिन मेरे साथ चलेंगे कि मैं सारों का लेवल सेम कर दूं, बिकॉज आई नेवर नो कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका क्या है, कुछ का तो मुझे पता है, इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है। तो बजाय इसके कि सबसे उनका बैकग्राउंड पूछा जाए, भाई हम खुद ही नीचे चले जाते हैं। सो नाउ अब हम चलते हैं जी, क्या यही काम करना है? तो ये काम तो वर्ड में भी होता था, जो कुछ लिखे हैं उसे ओपन करके देख लें। ऐसा नहीं करना हमने। हमने बेसिकली सीखना है HTML, बिकॉज हमने अल्टीमेटली जो वेबसाइट्स बनानी है ना, दे शुड लुक लाइक
फेमस वेबसाइट यू कैन ओपन। तो जो हमने एंड रिजल्ट या एंड प्रोडक्ट बनाना है ना, दैट वेबसाइट शुड लाइक दिस, शुड लुक लाइक दिस। ग्राफिक्स भी हो, वीडियोस भी हो, इमेजेस भी हो, टेक्स्ट भी हो, टेक्स्ट डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स भी हो, कहीं लिस्ट की फॉर्म में है, कहीं पैराग्राफ की फॉर्म में है, कहीं हेडिंग की फॉर्म में है, कहीं वीडियो है, कहीं स्लाइडर चल रहे हैं, कहीं पिक्चर्स मूव हो रही हैं, कहीं ये इस तरह के जिफ इमेजेस चल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हमारा एंड रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं HTML। ये जो .html है ना, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब है HTML एक लैंग्वेज का नाम है जिसको हमें सीखना है। तो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना, मिसाल के तौर पे हमारी मादरी जुबान किसी की हिंदको है, किसी की पश्तो है, किसी की फारसी है, लेकिन हमारी कौमी जुबान जो है वो क्या है, उर्दू है। तो अगर हम अपनी जुबान से हट के कोई दूसरी जुबान सीखें तो हमें दो चीजें एटलीस्ट चाहिए होती है। एक चीज वोकैबुलरी और एक चीज ग्रामर। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि गो का मतलब होता है उर्दू में आना, ठीक है। गो का मतलब होता है आना और कम का मतलब होता है जाना। ऐसे ही है ना? ऐसे नहीं है। तो मैं कहूँ ऐसे ही है तो फिर आप कहेंगे पागल हो गया, ठीक है। आपको किसने बताया गो का मतलब जाना होता है और कम का मतलब आना होता है? जब आपने अंग्रेजी सीखना शुरू की होगी तो आपको किसी टीचर ने, किसी मेंटोर ने, अपने वालिद ने, वालदा ने, किसी ने बताया होगा यार, नहीं जब भी गो आएगा तो मतलब जाना ही होगा, आना नहीं हो सकता। अब अगर मैं आना कह दूं या मैं फतवा लगा दूं तो आप मुझ पे फतवा पागल होने का लगा देंगे, व्हिच इज क्वाइट राइट। इसका मतलब है आपने जब लैंग्वेज सीखी थी तो आपने कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स पहले सीखे थे। क्लियर? एक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दूसरी, मैं अगर आपको कहूं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो आप कहेंगे जी ठीक है बिल्कुल आप जाते होंगे। तो मैं कहूँ गो टू आई स्कूल, अब अल्फाज सारे वही बोले, अरेंजमेंट या उनकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर दी, तो क्या जुमला पूरा बना? नहीं। इसका मतलब है दूसरी चीज भी इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो क्या है? ग्रामर। तो ग्रामर क्या होता है? बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हमने फॉलो करना होता है। हमें पता है आई पहले ही लगेगा, वर्ब उसके बाद लगेगा और ऑब्जेक्ट उसके बाद लगेगा, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अंग्रेजी में। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए दो चीजें चाहिए, वोकैबुलरी और ग्रामर रूल्स। तो आप यहाँ पे इसीलिए कि आप HTML, वोकैबुलरी क्या होती है? कोई खास प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं ना, कि जिनको हमने याद करना होता है, यार ये वर्ड जहां भी लिखा होगा इसकी ये मतलब होगा। और फिर उसके बाद रूल्स का मतलब यह है कि इन वर्ड्स की जो प्लेसमेंट और अरेंजमेंट करनी है वो भी हमने किसी एक रूल को फॉलो करके, जिसे हम ग्रामर रूल कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग, या फिलहाल हम प्रोग्रामिंग में सबसे बेसिक HTML ही सीख रहे हैं, तो इसमें भी दो ही चीजें होंगी आपको। पहले आपको क्या सीखना होगा? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यहाँ हम नहीं कहेंगे, हम यहाँ टैग्स कहेंगे। वो जो वोकैबुलरी है उसकी जगह हम लफ्ज चेंज कर देंगे, क्या कहेंगे? टैग्स कहेंगे। और टैग्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, जैसे गो, कम, सिट, स्टैंड, ये पहले से डिफाइंड वर्ड्स है ना। तो HTML में भी कुछ वर्ड्स पहले से डिफाइंड है जिनका मतलब और मानी पहले से फिक्स है। वो हम सीखेंगे, क्या पर्पज है, एक ही दफा तो हमें हमेशा के लिए पता लग जाएगा। और फिर हम रूल्स पढ़ेंगे कि इन अल्फाज की तरतीब कैसे होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स कम बैक। HTML में ये चीज बड़ी कॉमन यूज होती है। इनको हम वैसे अगर मैथ्स की जुबान में पढ़े ना, तो पहली वाली ब्रैकेट को हम कहते हैं जी लेस देन, और दूसरी वाली को क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। तो आप लेस देन और ग्रेटर देन आई बिलीव आज के बाद नहीं, HTML के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हें कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं? या एंगल ब्रैकेट्स कहेंगे या टैग ब्रैकेट्स कहेंगे। एनीथिंग दैट इज रिटन इनसाइड दीज टू एंगल ब्रैकेट्स इज टर्म्ड एज अ टैग। कोई भी चीज इन दो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में लिखा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। तो टैग क्या होता है? बेसिकली HTML की वोकैबुलरी है, दैट्स इट, फिनिश। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखता हूं जी HTML, तो ये HTML क्या है? अब टैग है। मैंने कहा कुछ भी जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा नजर आया आपको वो क्या होगा? टैग होगा। अच्छा, कुछ टैग्स होते हैं जो पेयर्ड होते हैं और कुछ टैग्स होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रेजुअली अब जाऊंगा तो आपने ये सारी टर्म्स याद रखनी है। पेयर्ड और अनपेयर्ड नाम से जाहिर है, पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ा, यानी जो दो की शक्ल में हो, और अनपेयर्ड का मतलब सिंगल, अकेला जो एग्जिस्ट कर सकता हो। तो जितने भी टैग्स होते हैं वो एंगल ब्रैकेट में होते हैं। अगर मैं इसी एंगल ब्रैकेट को या इसी टैग को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करूं और साथ में ये डाल दूं, तो जिस टैग के स्टार्ट में ये फॉरवर्ड स्लैश आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर आपके लिए, अब विजिबल है सही? ये कंट्रोल प्लस से बड़ा होता है और कंट्रोल माइनस से छोटा होता है, जूम इन एंड जूम आउट। तो ये जो जिस टैग के साथ ये स्लैश आ जाए इसे हम क्या कहते हैं?
क्लोजिंग टैग, और ये जो बगैर स्लैश के उसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग टैग। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है, पेयर टैग। ठीक, तो HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं, पेयर टैग्स और अनपेयर टैग। हर टैग का एक पर्पस होता है। HTML का क्या पर्पस है बताता हूं अभी। अब आपने इस HTML के पेयर टैग के बीच में आके, यानी दोनों टैग्स के बीच में जो स्पेस है, मैंने इंटर प्रेस किया तो इसने खुद स्पेस क्रिएट कर दिया। ये ब्यूटी थी VS कोड को पे HTML करवाने की। देखिए उसने खुद ही स्पेस दे दी, उसको पता है कि अगला जो टैग है वो थोड़ी स्पेस के साथ लिखे, रीडेबिलिटी पर्पस के लिए। ना भी स्पेस क्रिएट करें कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अंदर मैं लिखता हूं जी टाइटल। ये दूसरी ब्यूटी है VS कोड की कि मैंने सिर्फ टाइटल लिखा और एंटर प्रेस किया तो उसने खुद ही उसको टैग बना दिया। ना सिर्फ टैग बना दिया बल्कि इसको पता था कि ये टैग पेयर्ड है, तो उसने खुद क्लोज भी कर दिया, ऑटो क्लोज भी कर दिया। क्लियर होगी बात। अगर आप नोटपैड यूज करते तो ऑटो क्लोजिंग ना करता। बहरहाल इस टाइटल में आप लिख दें जी लो, और इस टाइटल के बाद आके आप एक और टैग लिखें जी बॉडी। अगेन मैंने बॉडी लिखा, सिर्फ एंगल ब्रैकेट्स नहीं डाली, और एंटर प्रेस किया, उसने एंगल ब्रैकेट्स भी डालनी, और उसने उसका एसोसिएटेड पेयर टैग भी खुद ही बना लिया। इसका मतलब है कि अभी तक हमने 3 टैग्स पढ़े, HTML, टाइटल और बॉडी। अच्छा, इस टाइटल से पहले भी हेड, 3 टैग्स हो गए। टाइटल को टाइटल चूंकि हेड के अंदर आता है, आई मिस्टेकनली रोट दैट ओवर देयर। तो पहला HTML, दूसरा हेड और तीसरा बॉडी। कोई भी HTML की फाइल जब आप बनाएंगे ना, इसके बगैर ना मुकम्मल है। इसको हम कहते हैं, इन टैग्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। क्लियर होगी ये बात। तो इन सारे टैग्स में से अपना अपना एक पर्पस है। यानी HTML का ये पर्पस है कि आपका पूरा का पूरा जो पेज है वो रैप्ड होना चाहिए किसमें, HTML के टैग में। इससे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जितने टैग्स हैं हेड और बॉडी, अब रेस्ट ऑफ द टाइम जितना भी है वो हम यही टाइम लगाएंगे कि हेड में क्या लिखना है और बॉडी में क्या लिखना है। पूरे 3 महीने यही पढ़ना है। ठीक है। तो बहरहाल जब आप HTML का कोई भी पेज बनाएंगे तो रेस्ट एश्योर्ड ये चीज लाजमी लिखेंगे। ठीक, तो ये चीज चूंकि विजुअल स्टूडियो वालों को भी पता थी कि यार हमेशा जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का वो क्या होता है, तो उन्होंने एक शॉर्टकट दे दिया। मैं सिर्फ ये लिखूं ना एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर कर दूं, तो उसने वो सारा बेसिक स्ट्रक्चर खुद ही बना के दे दिया। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उसने दे दी, वो मैं डिलीट कर देता हूं। तो यही चीज अभी मैंने मैनुअली कराई थी ना आपको। अच्छा, अब ये जितने भी टैग्स पढ़े ऑन पेड पढ़े, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई HTML का पेज क्रिएट करेंगे ना, वो आप लाजमी इतना काम जरूर करेंगे। इतना काम करने के बाद अगर मैं यहाँ आऊं और इसे रिफ्रेश करूं तो नथिंग हैपेंस एक्सेप्ट वन थिंग। और वो वन थिंग क्या हुई है कि यहाँ टॉप पे इसने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहा है, अगर मैं यहाँ करूँ हेलो और रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आ गया हेलो। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सिर्फ HTML का स्ट्रक्चर है। बाकी जितना काम हम करेंगे वो शो होगा, ये शो नहीं होगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये उसको एनवायरनमेंट दे रहा है कि तुमने यहाँ काम करना है। अब जब तक हम कोई 10-15 दिन लगाते नहीं है या 8-10 दिन, उस वक्त तक हम हेड टैग को नहीं पढ़ेंगे। आप एज इट इज लिखा रहने दें, इसका पर्पस कुछ दिन बाद आएगा। हम सिर्फ किसको छेड़ेंगे, इस बॉडी को छेड़ेंगे। क्लियर हो गई बात। एक बात, दूसरी बात, आप जितना भी काम करेंगे ना यहाँ HTML में, HTML में आप जितना भी काम करेंगे, ये जो टर्म अभी बताने लगा ना, ये लाजमी याद रखिएगा। ये अब से लेके सारी जिंदगी तक आपको काम आएगी। जितना भी काम करेंगे वो टैग्स की फॉर्म में करेंगे, ये तो मैंने बता दिया। जितने भी टैग्स होंगे ना वो हमेशा पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में होंगे। पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में, जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग की एक हायरार्की चल रही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम सब के जद्दे अमजद, फिर उनकी आगे औलाद, फिर उनकी आगे औलाद, फिर उनकी आगे औलाद, ये पूरा ब्रांच ट्री फैलता गया फैलता गया फैलता गया और अब तक पहुंचा है, और क़यामत तक ऐसे ही होना है। ये शजरा नस्ब को हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं,
हायरार्की बोल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये पेरेंट है, इसके 2 3 4 5 6 डिपेंडिंग जितने मर्जी चाइल्ड है, एक को चाइल्ड कहते हैं, मल्टीपल को चिल्ड्रन कहते हैं, आपको पता ही है। तो इस पेरेंट के 3 चिल्ड्रन है मिसाल के तौर पे, 1 2 3। फिर फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है, इसके भी मजीद चिल्ड्रन हो सकते हैं, इसके 3 या 2 या 4 या 6 हो सकते हैं। गॉट इट? फिर ये पेरेंट बन गए, इसके भी 1 या 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, इसका फिर एक चाइल्ड हो सकता है, इसका फिर आगे 3 हो सकते हैं। ये पूरी जैसे ह्यूमन हायरार्की चलती है ना, HTML भी ऐसे ही वर्क करता है। मैं मिसाल देता हूं कि जो सबसे पहला टैग लिखा है ना हमने HTML का, इसको हम क्या कहते हैं? रूट टैग या पेरेंट टैग। ये सबका जद्दे अमजद है। गॉट इट? इसके अभी तक का जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसमें देख लें कि HTML के अंदर, अच्छा जितने भी चाइल्ड होंगे ना वो पेरेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो HTML के अंदर कितने टैग्स हैं? 2। कौन कौन से? टाइटल भी तो है। ग्रेट, ये याद रखना है। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट जो उसके हैं। टाइटल जो कि बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं है, वो फर्दर आगे किसके अंदर है? हेड के अंदर है। तो इस स्ट्रक्चर को देखें तो HTML के अंदर कितने आ रहे हैं? एक हेड, दूसरा इसका चाइल्ड कौन सा है? बॉडी। ये बन रहा है ना इस तरह का स्ट्रक्चर। HTML इन दोनों का पेरेंट है। हेड और बॉडी का पेरेंट कौन है? और अगर उल्टा पढ़े तो HTML के 2 चिल्ड्रन कौन कौन से हैं? कोई मुश्किल रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें। अब आप ये हैं कि हेड के अंदर मजीद कितने चाइल्ड हैं? एक कौन सा है? दैट्स इट। और टाइटल के अंदर कितने चाइल्ड हैं? चाइल्ड कोई नहीं है, लेकिन टेक्स्ट जरूर पड़ा हुआ है। ठीक, तो अब मैं चाइल्ड के बजाय लफ्ज इस्तेमाल करूंगा नोड, क्योंकि टेक्स्ट नोड, टेक्स्ट चाइल्ड नहीं है। समझ आई बात? चाइल्ड किसको बोल रहा हूं? सिर्फ टैग को। चाइल्ड किसको बोल रहा हूं? सिर्फ टैग को। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर, ये टैग तो नहीं है। तो ये टैग नहीं है तो चाइल्ड भी नहीं है। तो इसलिए अब मैं इन सारी चीजों के लिए लफ्ज चाइल्ड इस्तेमाल करने के बजाय पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? नोड की बात करूंगा। तो अब अगर मैं आप इस डायग्राम को ये बात बताऊं, अगर ये थ्योरी या फिलॉसफी समझ गए ना ये पहले 2-3 दिनों में, तो आपको लिटरली की बहुत मजा आएगा काम करने का। मैं इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं पहले लेक्चर में। ये क्या है? रूट नोड। ये रूट टैग में कहूं तो फिर भी एक्सेप्टेबल होगा, भाई टैग भी तो है ना। पेरेंट टैग कहूं तो फिर भी। रूट का मतलब क्या है? सबसे रूट, इससे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, ये दो क्या है? चाइल्ड नोड। और ये क्या है? ये भी चाइल्ड है, लेकिन किसका? हेड का। चाइल्ड नोड है। गॉट इट? अच्छा, अब नोड की 2 अकसाम है। गॉट इट? नोड होगा या तो टेक्स्ट नोड होगा या फिर वो टैग नोड होगा। NODE नोड कहता हूं मैं इसको। ठीक होगी बात? तो ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या है? टेक्स्ट नोड है। समझ आ गई ये बात? तो पेरेंट, फिर 2 अगर सेम लेवल पे हो, गॉट इट, तो 2 सेम लेवल के, जैसे 2 बच्चे, जाहिर है अगर वो बहन भाई हो तो उनके पेरेंट्स कॉमन होते हैं ना, तो आपस में उनका ताल्लुक क्या होता है? सिबलिंग्स। आपस में उनका ताल्लुक क्या होता है? सिबलिंग्स। तो ये 2 आपस में क्या है? हेड और बॉडी, सिबलिंग्स। और इन दोनों का पेरेंट कौन है? ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। पेरेंट, चाइल्ड, नोड, टेक्स्ट नोड, एलिमेंट नोड। अच्छा, ये जो टैग नोड है ना, इसी को हम एलिमेंट नोड भी कहते हैं। नाम भी फर्क है बाकी। लफ्ज नोड समझ आ गया? चलें जी, ग्रेट। और ये हेलो क्या है? टेक्स्ट नोड है। ठीक है, ये किसी का चाइल्ड नहीं है। एनीवेज, अब आए जी, अभी तक हमारे आउटपुट में कोई चीज शो नहीं हो रही। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं आप थोड़ी सी और चीजें क्रिएट करूंगा ना, तो ये जितना कुछ भी ग्रो करेगा ना, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा? पेरेंट चाइल्ड की फॉर्म में होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब मैं अगर बॉडी के अंदर कुछ भी लिखता हूं तो ये शो होगा जी यहाँ पे। तो अब एक बात आपको पता लग गई है, हेड के अंदर अभी तक जो कुछ भी मैंने लिखा वो पेज पे डिस्प्ले नहीं हुआ, वो इधर चला गया टाइटल पे। तो हेड पे हम जितना कुछ भी लिखते हैं वो मेटा डेटा या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेब पेज से रिलेटेड होती है, उसने डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं होना होता कहीं पे। तो इसलिए मैंने कहा जी कि हेड के साथ अभी मैं काम कुछ दिनों के लिए नहीं करूंगा। तो आप बॉडी पे आ जाएं। अब से बाद कुछ दिनों के लिए हम सिर्फ किसके साथ काम करेंगे? बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे
वो रिफ्लेक्ट होगा कहां पे? ब्राउजर। अब जरा ब्राउजर की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ये जो ब्राउजर का एरिया है ना, ये जिसको मैं ड्रॉ करूंगा, आई विश आई कुड हैव द ड्राइंग टूल समवेयर बट आई डोंट हैव। ये जो मैंने एरिया यहां से यहां तक हाईलाइट किया है, इससे ऊपर देखें बुकमार्क बार, उसको मैंने छोड़ दिया। जो एड्रेस बार या यूआरएल एड्रेस बार उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर जो टैब बार उसको छोड़ दिया, और जो नीचे विंडो की स्टेटस बार आ रही है उसको भी छोड़ दिया। ये जितना एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्राउजर का, ये एरिया, इसमें हमारे डिजाइन ने अपीयर होना है। जो कुछ भी हम करेंगे बॉडी के अंदर, वो सारा कुछ यहाँ अपीयर होगा। और इस एरिया को हम कहते हैं व्यू पोर्ट, ब्राउजर की व्यू पोर्ट। मैं बार बार इन चीजों को यूज करूंगा इन अल्फाज को, तो इसलिए पहले बता रहा हूँ। ब्राउजर की व्यू पोर्ट का मतलब वो एरिया जिस एरिया में हमारे डिजाइन ने रिफ्लेक्ट होना होता है, अपीयर होना होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। ठीक, तो ये भी पता लग गया आपको व्यू पोर्ट क्या होती है। तो जो कुछ भी हम बॉडी में लिखते हैं, अभी मैंने बॉडी में क्या लिखा? सिंपल टेक्स्ट। वो कहां अपीयर हो गया? व्यू पोर्ट में। ठीक, हम कभी भी टेक्स्ट को बॉडी में इस तरह ओपनली बेयरली नहीं लिखते। हम हमेशा हर काम के लिए कोई ना कोई टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अगर आपको बॉडी में टेक्स्ट लिखना है ना, अच्छा आप मुझे बताएं, किसी भी वेबसाइट को विजिट करें तो आपको इस वेबसाइट में बहुत सबसे ज्यादा क्या चीज मिलेगी? टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी होंगी, एनिमेशंस भी होंगी, स्लाइड्स भी होंगी, बहुत कुछ होगा। सबसे ज्यादा क्या मिलता है लिखा हुआ? टेक्स्ट। तो इसका मतलब है किसी भी वेब पेज पे सबसे ज्यादा क्या है? टेक्स्ट है। अच्छा, और ये किसी भी वेब पेज पे होगा। टेक्स्ट में आप ये देख रहे होंगे कि सारी जगहों पे टेक्स्ट का साइज, स्टाइल, वेट सेम नहीं है। वेट का मतलब क्या है? किसी जगह टेक्स्ट बोल्ड में, किसी जगह इटैलिक में, किसी जगह स्ट्राइक थ्रू होगा, किसी जगह अंडरलाइन होगा, फिर किसी जगह टेक्स्ट बड़े साइज में होगा, किसी जगह छोटे साइज में होगा, किसी जगह उससे भी छोटे साइज में होगा, फिर किसी जगह टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट होगा। इसका मतलब है टेक्स्ट भी मुख्तलिफ शक्लों में आ सकता है। क्लियर? तो लेट्स टॉक अबाउट। पहली चीज, जब आपको टेक्स्ट लिखना हो ना, तो टेक्स्ट के लिए आपको पी टैग मिलेगा। आप सिर्फ पी लिख के इंटर करेंगे तो पी का मतलब पैराग्राफ। गॉट इट? तो अगर आप जब भी आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? पी टैग इस्तेमाल करेंगे। अब मैं कुछ लिखूंगा तो आउटपुट सेम आएगा, तो आप कहेंगे सर फायदा क्या? फायदा ये अभी नहीं समझ आएगी फायदा, लेकिन आपने कभी भी बॉडी के अंदर डायरेक्टली कुछ नहीं लिखना। जो भी लिखना है किसी ना किसी टैग के अंदर लिखना। तो आप मुझे बताएं कि पी का पेरेंट कौन है और बॉडी का पेरेंट कौन है? HTML। तो आप देख रहे हैं कि हम पोते तक पहुंच गए हैं। सबका जो दादा वो कौन है? HTML। उसके दो बच्चे हैं, कौन कौन से? हेड और बॉडी। बॉडी के फिर एक बच्चा है, कौन सा? पी। तो HTML और पी का आपस में क्या ताल्लुक हुआ? दादा पोता। गॉट इट? ये दादा पोता सही याद रहेगा आपको। अच्छा, अब हम, अगर आपको 4 या 5 पीसेस ऑफ टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या करें? दोबारा नीचे आए, दोबारा पी लिख दें, दोबारा कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट लिख दें। ठीक, अब आपने बड़ी बारीकी से देखना है इसको। तो हमारे पास 2 पैराग्राफ्स आ गए। तो पैराग्राफ नॉर्मली बड़ा लंबा चौड़ा टेक्स्ट भी होता है, और अभी मैं टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली खुद कुछ भी डमी टेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे टाइपिंग में टाइम लगेगा प्रॉपर टेक्स्ट लिखते हुए। तो अगेन, विजुअल स्टूडियो कोड का टूल एक फैसिलिटी देता है कि आप डमी टेक्स्ट, क्योंकि हमने टेस्ट करने के लिए टेक्स्ट लिखना है ना, तो आप लॉरम लिखेंगे। ये लॉरम का कोई मतलब नहीं होता, ये पता नहीं लातीनी जुबान का लफ्ज है, लेकिन ये आपको डमी टेक्स्ट जनरेटर है। ये आपको डमी टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। ये देखें, ये पूरा पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट उसने जनरेट करके दे दिया। और आप रिफ्रेश करें तो आप मतलब मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता किस जुबान का लफ्ज है। बहरहाल ये डमी टेक्स्ट जनरेटर है टेस्टिंग के लिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको ये चाहिए बहुत ज्यादा तादाद में। आप 5000 लिख दें और टैब की प्रेस कर दें, तो इसने 5000 वर्ड्स का टेक्स्ट लिख दिया विद इन अ सेकेंड। तो लॉरम क्या है? बेसिकली डमी टेक्स्ट जनरेटर। डमी का मतलब क्या होता है? सैंपल टेक्स्ट, द टेक्स्ट विच डजंट हैव एनी मीनिंग, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। ठीक है? अब आप, मसला ये है कि ये देखें, ये टेक्स्ट इतना लंबा हो गया है कि हमें पूरा टेक्स्ट देखने के लिए यहां से पकड़ के इसको लेफ्ट साइड पे खींचना, ऐसी, तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो गया। तो आप इस टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं।
रैप का मतलब पता है ना, वर्ड जिन लोगों ने पढ़ा है, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि ये सारा का सारा टेक्स्ट विद इन द सेम स्क्रीन शो होना चाहिए, स्क्रीन से बाहर नहीं आना चाहिए। तो आप ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट रैप हो गया, यानी ये विंडो से बाहर नहीं जाएगा, आपको विद इन द विंडो मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, मैं इसको वापस 5000 तो हमें नहीं चाहिए, जस्ट दिखाना था कि लॉरम बाय डिफॉल्ट ये कुछ मेरे ख्याल में 25-30 वर्ड जनरेट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट मी डू दैट लॉरम। तो अब मैंने एक दफा ऑल्ट जी कर दिया तो अब वो खुद ही रैपिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी? अब आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं कि जब आप वेब पेज पे देखेंगे तो कुछ टेक्स्ट आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा लिखा नजर आ रहा है, जैसे ये देखें ब्यूटी, ब्यूटी तो वैसे भी बड़ा होकर लिखा होना चाहिए, खैर होम्स एंड डेकोर और मार्ट फैशन, फिर ये देखें फ्लैश सेल। अब इसका साइज देखें, इसका साइज देखें, इसका साइज देखें, तीनों डिफरेंट है ना। फिर आप नीचे आए तो इसका साइज देखें, इसका साइज देखें। तो वैसे भी आपको किताब पढ़ते हैं तो बड़ा साइज किस टेक्स्ट का होता है? जो हेडिंग होती है, ठीक, जो नॉर्मल टेक्स्ट उसका नॉर्मल सा साइज होता है। फिर हेडिंग के भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जो चैप्टर की हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके नीचे जो उसकी टॉपिक की हेडिंग होती है वो उससे छोटी होती है, फिर उसके आगे सब टॉपिक्स होते हैं उससे छोटी। तो इसका मतलब है हेडिंग के मुख्तलिफ लेवल्स है। हेडिंग का लेवल 1 जो सबसे बड़ा होगा चैप्टर की, लेवल 2 जो टॉपिक की हेडिंग, लेवल 3 जो सब टॉपिक की हेडिंग, लेवल 4 जो उससे सब टॉपिक की, सब टॉपिक क्या होगी, सब टॉपिक्स हो सकते हैं। HTML में भी यही कन्वेंशन है। इस पैराग्राफ के ऊपर मैं चाहता हूं क्या हो, एक हेडिंग हो, तो मैं कहूंगा जी H1, H फॉर हेडिंग, और 1 का मतलब लेवल 1। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सब हेडिंग भी हो सकती है, उसके आगे सब हेडिंग भी हो सकती है, उसके आगे सब हेडिंग भी हो सकती है। तो H1 का मतलब लेवल 1 हेडिंग। अब मैं अगर इसको लॉरम इप्सम 2 करूं, लॉरम का मतलब 2, दो वर्ड जनरेट करके दे, दो वर्ड जनरेट किए, जस्ट मैं हेडिंग का आपको दिखाना चाहता हूं। देख रहे हैं जब मैंने H1 में किसी चीज को लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली उसको क्या बना दिया, हेडिंग बना दिया। अब अगर मैं इसके नीचे पैराग्राफ के नीचे फिर लिखूं H का मतलब हेडिंग और 2 का मतलब लेवल 2 की हेडिंग, और इस पे भी मैं लॉरम 2 लिखूं, तो अब H1 और H2 में कंपैरिजन कीजिएगा खुद ही। ये क्या है? H2 and its size is comparatively less than that of the one that is being shown over here, because आपको मैंने जैसे बताया रियल टाइम में चैप्टर की हेडिंग सबसे मोटी, उसके नीचे टॉपिक, लेवल 2 की हेडिंग, उसके नीचे जो होगी उसकी उससे छोटी साइज होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। HTML में 6 लेवल तक हेडिंग्स अलाउड है, H1 से लेके H6 तक, जहां आपको जो चाहिए वो आप यूज कर ले। मिसाल देता हूं मैं आपको, इसके नीचे मैं लेट्स सी एक और P देता हूं, उसके अंदर मैं लेट्स सी एक और लॉरम इप्सम देता हूं, और फिर मैं यहाँ पे H3 दे देता हूँ, एंड देन ये दे देता हूँ। तो आप देखिएगा ये H1 है, ये H2 है, और ये H3 है, तीनों में आपको फर्क नजर आ रहा है, वाज़ेह फर्क। और इसी की तरह मैं अगर H4 दे दूं यहाँ पे H4, और इसके अंदर भी मैं कुछ लॉरम 3 लिख दूं, तो H4 को भी देखें, ये उससे भी छोटी होगी, H1, H2, H3, H4, एंड देन आप इसमें जाएं तो H5 में जाएं, लॉरम 2 कर दें, तो अगेन H5, और मैक्सिमम उसके बाद क्या हो जाती है H6 विच इज द लास्ट वन। अगर आप कहें जी नहीं हमें 6 लेवल से भी आगे की हेडिंग चाहिए, तो फिर मेहरबानी करें अपनी बना दें, यानी कस्टम फॉन्ट साइज दे दे CSS में, लेकिन इतनी छोटी देंगे तो पढ़ेगा कौन बेचारा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं कह रहा हूं, अगर यानी ये तो वो है जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, अगर ये नहीं चाहिए, इससे भी हट के कोई काम चाहिए, तो फिर खुद ही जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा, यानी फिर कस्टम करना पड़ेगा, और कस्टम के लिए हम CSS जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि हम देखिए कुछ रूल्स है ना जो प्री एस्टैब्लिश्ड है, कि हेडिंग 2 हमेशा हेडिंग 1 के अंडर ही आएगी। अगर हेडिंग 2 को हेडिंग 1 के सेम करना है, मकसद ही फौज हो जाए ना, हेडिंग 1 अवेलेबल जो है तो सेम आपको क्यों करना है। एक मिनट इनको करने दें, ये वाला सेम है, सेम है। आप चैप्टर में डिस्कस करें ना, मिसाल के तौर पे चैप्टर है हमारा जी स्टिक्स, स्टिक्स के आगे मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, सारे कोर्सेज सेम लेवल पे आएंगे ना, सेम लेवल की हेडिंग है। मिसाल कोर्स के टाइटल्स, ये टाइटल किसका है, इंस्टीट्यूट का, इसके अंदर 15 किस्म के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, उन सारे कोर्सेज के जो नाम है वो सेम लेवल पे आएंगे। हाँ, अगर कोर्स के अंदर फिर फर्दर कोर्स की डिस्क्रिप्शन है वो लेवल 3 पे आ जाएगी। मिसाल देता हूँ, ये एक है हमारा मंथ टैग, जो इसका हेडिंग लेवल होगा
दूसरा कोर्स है हमारा पीसीआईटी, दोनों का लेवल सेम होगा। लेकिन अगर कोई कहता है जी मुझे कोर्स का कंटेंट भी देखना है, तो फिर हम कहेंगे पीसीआईटी के आगे फिर जो आएगा इंट्रो टू, ये टॉपिक है, ये लेवल 3 पे आएगा। लेवल 1 हेडिंग, लेवल 2, फिर लेवल 2, लेवल 3। तो मतलब ये है कि हर चीज को ये जब बनाया गया ना, तो इसका एक प्री डिफाइंड पर्पस है कि लेवल 1 हेडिंग कहां इस्तेमाल होगी, लेवल 2 कहां इस्तेमाल होगी। और मजे की बात है कि आज से पहले ये हेडिंग्स आपने हर जगह देखी हैं, आपको किसी ने मकसद नहीं बताया, आज पहली दफा मकसद पता चल रहा है। यानी ये चीज आप देख रहे हैं, आप डेली पढ़ भी रहे हैं, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, पर्पस नहीं पता, वो पर्पस अभी पता लग रहा है। क्लियर होगी बात? तो अगर आपका सवाल है ना जी क्या लेवल 2 को लेवल 1 के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। कहीं जरूरत पड़ गई तो सीएसएस में हम ऑलवेज वी कैन चेंज द स्टाइल एंड वी कैन रीशेप एवरीथिंग एज पर आवर ओन कन्वीनियंस। ये स्टाइल हुआ है क्योंकि आप अभी देखें जो मैंने H1 लिखा है और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसका फॉन्ट स्टाइल भी डिफरेंट है, इसका फॉन्ट स्टाइल भी डिफरेंट है, उसका साइज भी डिफरेंट है, इसका साइज भी डिफरेंट है। बाय द वे इसको शक्ल से देख के मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये H1 है, H2, H3, H4 है। लेकिन जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हम अपनी मर्जी से जब बनाएंगे तो हमें सब कुछ खुद ही पता होगा। हाँ, आप इसको भी चेक कर सकते हैं इंस्पेक्ट करके, राइट क्लिक करके। दैट्स समथिंग दैट आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन। ये कौन सा यूज हुआ है? H3 यूज हुआ। ठीक, तो ये भी बताऊंगा कि कैसे हम इंस्पेक्ट करके एग्जिस्टिंग स्टाइल की भी चेकिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। बट अभी आई गेस आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। सॉरी, किस चीज का? हाँ, अच्छा, इसमें हम चेंज करेंगे तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज होगा टेम्परेरी। जब पेज रिफ्रेश होगा तो चेंज वापस रिवर्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम चेंज कर सकें तो फिर तो भाईजान मसला ही खत्म। हैं? बहुत सारी मतलब ये तो वो सवाल है ना जो आप दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है, उस पर पूरा 1 घंटे का लेक्चर झाड़ दूंगा मैं कि क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। लिहाजा उस तरफ हाथ ना रखेंगे, मुझे वैसे ही बोलने का शौक है, आप तंग हो जाएंगे। तो यस, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। वो बहुत कुछ में क्या क्या आता है आई कॉन्ट एक्सप्लेन राइट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, बट फॉर नाउ हमारा टाइम एंड हो गया है, लेकिन आई थिंक वी हैव लेड अ वेरी गुड फाउंडेशन। जी 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 जी। अच्छा, मैंने अभी तक गालिबन कहा है कि साथ में ये भी बोला, जब ये कहा ना सारा काम बॉडी में करते हैं, तो साथ में ये भी कहा कि पहले एक आध हफ्ते तक मुझे टाइम दें, उस एक आध हफ्ते में हेड को नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद छेड़ेंगे। और हेड को हम यूज करेंगे, लेकिन हेड में आने वाली चेंज रिफ्लेक्ट डिजाइन में नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोई एक्स्ट्रा फाइल लिंक करनी है, कोई इमेज लिंक करना है, टाइटल में कोई चेंज करनी है, उसका ताल्लुक हमारे डिजाइन में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यूज करेंगे लेकिन एक आध हफ्ते तक यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो साथ में मैंने अगली बात भी बोली थी, शायद आपने वो सही पिक नहीं की है। और भी क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल। मैं आपको कहा है ना कि 3 महीने में आप कहेंगे तो पहली वेबसाइट ही दराज बनाना शुरू कर देंगे जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स नजर आ रही हैं। जी जी, एचटीएमएल की बात करो, पिक्चर भी होगी, वीडियो भी होगी। और आपको सिर्फ सादी पिक्चर दिख रही है, हम तो एनिमेटेड पिक्चर्स भी बनाते हैं जिसमें एसवीजी बेस्ड पूरी 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 की पूरी एनिमेशंस बना रहे होते हैं एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो वी विल बी डिजाइनिंग एवरीथिंग विद द प्रोफेशनल अप्रोच। और ये हमारी होती है, कमिटमेंट होती है, जॉब रेडी प्रोडक्ट बनाना। आपको सिर्फ एचटीएमएल सिखाना नहीं, जॉब रेडी प्रोडक्ट बनाना, ताकि आप 3 महीने के बाद किसी जॉब के लिए अप्लाई करने की पोजीशन में हो। जॉब मिलना या ना मिलना, इसकी डिपेंडेंसी होती है कि आपने हार्डवर्क खुद कितना किया है, आपके अपने हाथ में कितनी सफाई है। मैं तो ऑब्वियसली साफ ही बनाऊंगा, मेरा तो काम ही दिन रात यही है, वेब वेब डिजाइन बनाना है, वेब डेवलप, मेरी तो प्रोफेशनल जॉब ही यही है। तो हाउ मन आप किस तरह चलेंगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और फिर ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें भी। सो दैट्स द फाउंडेशन। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन अभी आपको मिलेगी नहीं वीडियो टिल द टाइम जब तक मैं ये